नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूँ आप सभी का स्वागत। आशा है, उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। आपकी लाइफ बहुत अच्छे से कट रही होगी। अगर अच्छे से नहीं है तो हम और आप मिलकर करेंगे मेहनत और इस लाइफ को और अच्छा बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। इस लाइफ को अच्छे से अच्छा करेंगे और अच्छा करने के लिए, इस लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मिशन 2025 आपके एसएससी के एग्जाम्स हो, स्पेशली सीजीएल, रेलवे का आपका एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम हो, तो जीएस की मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, आपके अपने इस प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है दीपक शर्मा सर जी के जीएस के नाम से। आप इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसमें सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट को उठाया है। आपको पता है कि पॉलिटी किसी भी एग्जाम में एक ऐसा सब्जेक्ट है, एसएससी के लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, आपके रेलवे का पेपर हो, दिल्ली पुलिस का हो, किसी स्टेट का एसआई का एग्जाम हो, जहां पर पॉलिटी बहुत अहम रहती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं। टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज आपकी ये पूरी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, ठीक है। एसएससी सीजीएल जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इस क्लास को फॉलो करें और आने वाले समय में रेलवे और दिल्ली पुलिस वाले बच्चे भी इस क्लासेस को देखें। मिशन 2025 ये वाकई में है, लेकिन ये क्लासेस आपको 2026 में भी बहुत काम आएंगी और अगर मैं बात करूं हर साल, एवरी ईयर आपको बहुत काम आएंगी। इससे पहले जो हमने क्लास का टॉपिक किया था वो था फंडामेंटल राइट्स और सिटीजनशिप के बारे में। आज जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी सवाल रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकारों के बारे में रहेगा। पूरे में से पूरे नंबर वाली ये क्लास है। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि पीवाईक्यू बेस्ड ये क्लास है। पीवाईक्यू का मतलब है जिन बच्चों को नहीं पता, जो बिल्कुल फ्रेश है, एकदम नए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि गत वर्षों के प्रश्न के आधार पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का मैंने मॉडल पेपर सेट किया है, ताकि आने वाले समय में ऐसे पीवाईक्यू जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऐसे सवाल जो आने वाले समय में आपसे पूछे ही जाएंगे। तो जीएस पॉलिटी क्लास नंबर 3 की हम शुरुआत करते हैं। कोई डाउट आपका रह जाए, कुछ भी सवाल रह जाए, कुछ भी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आशा है, उम्मीद है कि ये सेशन आज का आपका बहुत अच्छा जाएगा। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रैक्टिस होगी यहीं से। यानी कि आप कहीं पे भी अगर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बात है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतरीन सेशन, इससे बेहतरीन क्लास आपकी हो नहीं सकती। प्रैक्टिस यहीं से करें। अभी मैं आपको ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, हिस्ट्री के भी, इकोनॉमिक्स के भी, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला सवाल ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। अरे चल जा, अरे वाह, जवाब दो जब तक। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। बताओ कौन सा फंडामेंटल राइट ऐसा है जो इमरजेंसी में रद्द नहीं हो सकता, इमरजेंसी में भी खत्म नहीं हो सकता। इससे पहले वाली क्लास में जिन बच्चों ने फॉलो करा होगा, मैं हमेशा बताऊं स्टेप बाय स्टेप सारी क्लास फॉलो करो। मैंने कहा होगा 2 आर्टिकल फंडामेंटल राइट के, या फिर 2 अधिकार, 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि आपके इमरजेंसी या किसी भी स्थिति में रद्द नहीं हो सकते या आपके सस्पेंड नहीं हो सकते। एक तो आर्टिकल नंबर 20 यानी कि अनुच्छेद 20, और एक आर्टिकल नंबर 21 मतलब अनुच्छेद 21। तो 20 और 21 आर्टिकल ऐसे हैं जो किसी स्थिति में आपके रद्द नहीं हो सकते, आपके हटाए नहीं जा सकते। तो 20 और 21 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें से राइट टू स्पीच जो है ये आर्टिकल नंबर 19 है, ठीक है, ये अनुच्छेद 19 है। जैसे कि भाषण का अधिकार या बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 है। राइट टू रिलीजन, धर्म का जो अधिकार है, यह आर्टिकल 25 से 28 है। राइट टू इक्वलिटी जो है ये आर्टिकल 14 से 18 है। तो इनमें से एक भी आंसर नहीं है, ना तो ए आंसर हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, क्योंकि आंसर के लिए या तो कोई आर्टिकल 20 वाला कंटेंट होना था या फिर 21 वाली कोई बात होनी थी। तो आर्टिकल ये जो डी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 21 है। यानी कि अनुच्छेद जो 21 है ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की, जीवन की सुरक्षा की, जीवन जीने के अधिकार की, और पर्सनल लिबर्टी की, यानी कि निजी जिंदगी या व्यक्तिगत जिंदगी का अधिकार। आपको
पर्सनल लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं, आपको आजादी है, आपको कोई रोक नहीं सकता कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना। आप बोलो भाई मेरी जिंदगी में चाहे जो करूं, तू कौन बे। ठीक है, कहने का मतलब यह कि आर्टिकल 21 आपको एक तो प्राइवेसी देता है और राइट टू लाइफ देता है। तो आर्टिकल 21 को अगर अच्छे से याद करना हो तो दो बातें याद कर लो, एक तो राइट टू लाइफ यानी कि जिंदगी को जीने का अधिकार, और एक है प्लस राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजी जिंदगी का अधिकार। ठीक है, निजता का अधिकार, निजी जिंदगी का अधिकार। चलिए, तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। चलिए, रूट वर्ड पकड़ो। देखो क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके, रूट वर्ड अगर आपने पकड़ लिया तो समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में रूट वर्ड है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, हिंदी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब संविधान में कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं या किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल किस अनुच्छेद तक ऐसा है जो कि धर्म की आजादी के अधिकार के बारे में बात कर रहा है कि आपको धार्मिक मामलों से संबंधित आजादी है। तो आंसर आपका हो जाएगा। तो 23 और 24 शोषण के लिए है, नहीं हो सकता। 32 और 35 आपके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन रोकने के लिए, ये नहीं हो सकता। 29 और 30 एजुकेशनल और कल्चरल राइट है, ये नहीं हो सकता। एक ही बचा आपका 25 से 28। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 25 से 28। 25 से 28 जो है वो आपकी धर्म की आजादी की बात करता है कि धार्मिक मामलों में आपको अपने हिसाब से आजादी है। कौन सा धर्म आप अपनाना चाहते हैं, हिंदू रहते हुए भी आप अन्य धर्मों के रीति रिवाज को अपना सकते हैं, मुसलमान रहते हुए भी आप हिंदुओं के विशाल भंडारे में खाना खा सकते हैं, हिंदू रहते हुए भी सिखों के गुरुद्वारे में जाके लंगर में खाना खा सकते हैं। ये 25 से 28 में दे रखा है। तो 29 और 30 जो है, 29 और 30 इसमें एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स है, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार है। ठीक है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है। 32 और 35 जो है इसमें रेमेडीज हैं, एक प्रकार के उपचार हैं, वो भी मुख्यतः 32 आर्टिकल उपचारों के बारे में है कि अगर संविधान में आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है तो उसका उपचार किया जाएगा। 23 और 24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आपके शोषण होने से रोकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी तो मैंने बताया, अच्छा वो तो मैंने आर्टिकल बताया, कुछ और पूछ रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। रूट वर्ड क्या पकड़ोगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये इस क्वेश्चन का रूट वर्ड है। पॉलिटी में रूट वर्ड बहुत काम करते हैं, याद रखिएगा, पॉलिटी में रूट वर्ड का ही सारा खेल है। अगर रूट वर्ड आपने पकड़ लिया तो पॉलिटी के आपके मैक्सिमम सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार ABCD में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है। चलो उल्टे चलते हैं, डी से ए की तरफ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये आपका राइट टू इक्वलिटी वाला पार्ट है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं आता। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 है, जो कि राइट टू इक्वलिटी में आता है, समानता के अधिकारों में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, यानी कि ये आर्टिकल 29 और 30 है, ये शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है। तो ये दो आंसर नहीं हो सकते। ये इक्वलिटी की बात कर रहा है, ये शैक्षिक और सांस्कृतिक की बात कर रहा है। आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में बताना है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये भी आपका वही 25 से 28 के बीच में है। ये 25 से 28 वाले आर्टिकल के बीच में है। धर्म से संबंधित आप अगर अपनी इच्छा से कुछ दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा है, इसका आंसर तो खैर हमने निकाल लिया एलिमिनेट करके कि बी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, तो एक ही आपका बचा,
आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। यानी कि एक तो आप मानव तस्करी नहीं कर सकते और किसी से जबरन श्रम, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये आर्टिकल है आपका 23, ये आर्टिकल है 23 आर्टिकल जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, फोर्स्ड लेबर को रोकता है। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकता है, प्लस मानव तस्करी को रोकता है, प्लस फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी को रोकता है। बंधुआ मजदूरी बोले तो जोर जबरदस्ती से आप किसी से काम नहीं करवा सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब मैं आपको बहुत सिंपल समझा देता हूं, जैसे किसी के हाथ पैर काट के उससे भीख मंगवाना, ये इल्लीगल, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी के शरीर के अंग निकाल के बेच देना, ये मानव तस्करी में आता है, ये इल्लीगल है। किसी महिलाओं को, बच्चियों को जबरदस्ती बेच देना, उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना, यानी उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देना, ठीक है, वेश्यावृत्ति के लिए, ये भी इलीगल है, ये भी आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब कि भाई इंसानों का सौदा ना करना, बेचना नहीं, खरीदना नहीं, चाहे उनके अंग हो या फिर इंसान हो। ठीक है, और फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी आप ऐसे समझ लो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी पहले कभी, मदर इंडिया। मदर इंडिया में एक लाला का किरदार था, आज अगर नहीं देखी तो यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेना कोई भी। उसमें कहता है, बिरजू लाला से कहता है मेरे माँ के कंगन वापस कर दे लाला। ठीक है, तो लाला क्या कहता है, अरे ऐसे कैसे वापस कर दूं बेटा बिरजू, तेरे बाप ने मुझसे कर्जा लिया था जो तुम लोग नहीं चुका पाए हो, तो तुम लोगों को जबरदस्ती काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। जैसे कि अगर मान लो मैं काम कर रहा हूं, मेरा मन होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं मन होगा तो मैं काम नहीं करूंगा। कोई भी लेबर है, अगर उसका मन होगा तो काम करेगी, उसका मन होगा तो काम नहीं करेगी। हाँ, मालिक होने के नाते जैसे कि मान लो कि मैं ओनर हूं तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं किसी को बोल दूं भाई आप काम नहीं करोगे, मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है, आपको पेमेंट करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे बोलूंगा ऐसे कैसे काम नहीं करेगा, भाई चल काम करने चल। जैसे कि मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ऐसे कैसे नहीं पढ़ोगे, मेरा ही वीडियो देखो, मुझसे ही पढ़ो, मैं आपको पीट दूंगा, पढ़ लो, ऐसा नहीं हो सकता। सारे काम फोर्स लेबर के नहीं होंगे, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, सारे काम ऐच्छिक होंगे, मन की इच्छाओं के साथ ही काम करे जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4, द फंडामेंटल ड्यूटीज विच वर included in the Constitution of India by which of the following amendment act? भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, बताओ जी। फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो ये क्वेश्चन बीच में आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का है, मौलिक कर्तव्यों का है। फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि जो वास्तविक संविधान था असली का, जो 1950 में लागू हुआ था या 1949 में जो हमने अपनाया था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा नहीं थी। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया 44वां संशोधन के तहत, 44th अमेंडमेंट हुआ। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, वो भी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संशोधन अधिनियम, वो भी 1976 में। तो 42वें संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। आपसे पूछा जाएगा किस कमेटी की सिफारिश पर, उस कमेटी का नाम बता दीजिए। देखो कमेटी का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। तो सरकार ने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई और स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि भाई लोग बाग इमरजेंसी के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, बदतमीजी ना करें, इसके लिए संविधान में आपको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना होगा। जैसे लोगों के अपने मौलिक अधिकार हैं,
वैसी लोगों के मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए 42वें संशोधन के तहत 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको मतलब जोड़ा गया। आज के समय में टोटल कुल मिलाकर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का चैप्टर अलग से आएगा। अगला वाला जो आपका चैप्टर है, जो हम वीडियो लेंगे, वो क्लास जो लेंगे वो डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों के ऊपर ही लेंगे। ये है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के 11 ड्यूटीज, यानी 11 मौलिक कर्तव्य। 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये, 11 के 11। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लास लेंगे। अगली क्लास में मौलिक कर्तव्यों के बारे में ही पढ़ेंगे, इसलिए अभी बहुत डिटेल में नहीं बताते हैं। ठीक है, इतना याद रखो, 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इस समय। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। Which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property from the list of the fundamental rights? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? बताओ कौन सा अमेंडमेंट हमने किया था जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का अधिकार जो है, वो मौलिक अधिकारों से हटा दिया? 37वां संशोधन यानी कि 37, 38वां 38, 44वां 44, 42nd यानी कि 42वां। देखो पहले क्या होता था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, समझना अच्छे से, दिल दिमाग में बिठाना, तन मन धन के साथ पढ़ना। संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट होता था, मौलिक अधिकार होता था अंडर आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। और मौलिक अधिकार का मतलब है कि सरकार बिना आपकी इच्छा के, बिना आपके अनुमति के आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी। सरकार को अगर आपसे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए तो आपकी परमिशन लगती थी। बिना आपके परमिशन के सरकार कोई भी प्रॉपर्टी आपसे नहीं ले सकती थी। ठीक है, लेकिन इससे सरकार के ना डेवलपमेंट के काम रुक रहे थे, विकास के काम रुक रहे थे। सरकार को कहीं रोड बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, कॉलेज बनाना है, स्टेडियम बनाना है, तो कुछ लोग तो अपने प्रॉपर्टी दे देते थे और कुछ लोग नहीं देते थे। बोलते थे मेरे पिताजी की निशानी है, पिताजी के पिताजी की निशानी है, माता श्री की निशानी है। तो ऐसा काम मतलब हो रहा था। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार जब तक फंडामेंटल राइट है तब तक ऐसा होता रहेगा। सरकार जबरदस्ती से लोगों से उनकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। इसलिए फैसला किया गया कि संविधान में एक अमेंडमेंट करते हैं, एक संशोधन करते हैं और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा देते हैं। वो अमेंडमेंट हुआ आपका 44वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। यानी आर्टिकल 31 जो है इसको रिपील्ड कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। अब आज के समय में आर्टिकल 31 खाली पड़ा है, इसमें कुछ नहीं है, ये रिपील्ड है, ये रद्द है। और राइट टू प्रॉपर्टी के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी के लिए नया आर्टिकल जोड़ा गया 300A और 300A के तहत प्रॉपर्टी के राइट को लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। लीगल राइट कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आज के समय में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A 300A अनुच्छेद के तहत अब संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है। यानी कानूनी रूप से गवर्नमेंट या सरकार चाहे तो आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 19? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन सा अनुच्छेद 19 का हिस्सा या भाग नहीं है? इससे पहले वाले क्लास में आर्टिकल 19 में मैंने आपको पढ़ाया होगा, जैसे 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19G। कहने का मतलब यह है कि उसमें अलग अलग अधिकार है। 19A में बोलने का अधिकार, ठीक है, इस प्रकार से उसमें अलग अलग अधिकार आपको दे रखे हैं। तो कौन सा अधिकार इसमें आर्टिकल 19 में नहीं आता? देखो ध्यान से देखना ये इस चीज को। 19A में देखो कौन सा अधिकार है। देख के इंसान अधिक सीखता है, इसलिए देखो बहुत अच्छे से करो, छाप लिया करो दिमाग में। जैसे किसी और की भी तस्वीर फोटो छापी होगी ना, इसे भी छाप लिया करो।
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने की आज़ादी और व्यक्ति यानी इशारे करने की आज़ादी। इशारा, आप किसी को कोई भी इशारा कर सकते हैं। अब कोई भी का मतलब कोई भी नहीं, आप सिर्फ वही इशारा करेंगे जो लोगों को इशारे देखने में अच्छे लगे, ठीक है। ये 19A है। 19B में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठा होने का अधिकार है, राइट टू असेंबल पीसफुली। 19C में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि आप संगठन संघ वगैरह बना सकते हैं। 19D में राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने का अधिकार। इससे पहली वाली क्लास में हमने 19D का एक क्वेश्चन रखा था, अगर आपको याद होगा तो। 19E में आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, राइट टू रिसाइड है। और F में प्रॉपर्टी का मामला था, इसलिए F हटा दिया गया, तो सीधे हम पढ़ते हैं 19G। 19G का मतलब राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब जरा ऑप्शन को देखो, तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ये जो है ये तो 19A है, असेंबली इकट्ठे होने का अधिकार आपका 19B है, एसोसिएशन बनाना है, संघ बनाना है, संगठन बनाना है, ये 19C है। तो यानी ये तो तीनों के तीनों आर्टिकल जो ऑप्शन है ABC, ये तो 19 से संबंधित है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब एलिमिनेट कर दो, जो बचा हुआ आंसर है, यानी कि ये आपका 19 आर्टिकल से संबंधित नहीं है, ठीक है। आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी बोले तो आपके बड़े दीपक सर। तो GS बाय दीपक सर के नाम से टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको वहां पे PPT PDF मिलती रहेगी, जो भी ये चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और दीपक शर्मा GK GS के नाम से यूट्यूब है ये अपना, जिन बच्चों को नहीं पता है वो अवश्य कर ले ज्वाइन, जो कोई भी नए हैं फॉलो अवश्य करें। तो सब्सक्राइब करने का फायदा आपको क्या होता है कि आपको जितने भी मेरा कंटेंट होगा यूट्यूब पर, इस चैनल का भी और मान लो किसी और चैनल का भी, तो वो आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा, तो आप उसे देख सकते हैं। मतलब जिन बच्चों को स्पेशली GS में मुझे ही फॉलो करना है, वो आराम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत पेशेंस, धैर्य, कछुए की तरह पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तो अगर किसी को बहुत जल्दबाजी है, रफ्तार में है, तो वो चाहे बेशक भी ना देखे, बिकॉज सिलेक्शन इज अ प्रोसेस। सिलेक्शन जो है, सरकारी नौकरी जो है, वो एक प्रक्रिया है। नॉलेज इज अ प्रोसेस, ज्ञान एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आएगी, पढ़ पढ़ कर आएगी। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक उसी प्रकार से बिंदु बिंदु से ज्ञान बनता है। फ्रीडम टू वोट इन इलेक्शन, यानी कि चुनावों में मतदान की स्वतंत्रता, यानी राइट टू वोट की बात चल रही है। आर्टिकल डी, ऑप्शन जो डी है वो राइट टू वोट की बात कर रहा है, मतदान के अधिकार की बात कर रहा है। मत अधिकार के आपको इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार है। ये जो आपको अधिकार है राइट टू वोट, ये आर्टिकल 326 में है। अनुच्छेद 326 संविधान का आपको राइट टू वोट देता है, यानी मत अधिकार देता है, वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 19 आर्टिकल नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी आपका 326 आर्टिकल है। सवाल नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किस मामले में यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए, बेरूबारी केस में जो 1960 में हुआ, केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ, मंडल केस जो 1992 में हुआ, गोपालन केस जो 1950 में हुआ। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला होल्ड किया या फिर कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का अंग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। रूट वर्ड क्या है? प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये रूट वर्ड है। प्रीएम्बल तो समझते होगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व दैट, यानी कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक वगैरह वगैरह के रूप में अपनाते हैं। यह है आपका प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। चलो भाई आंसर लगा लो, ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ, 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे तो प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकती है,
संशोधन कर सकती है। बेरूबारी केस जो हुआ था, इस बेरूबारी केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि, ये भी लिख लो, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो बेरूबारी केस में तो यह कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट, और केशवानंद भारती के केस में कह दिया कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो केस को याद रखना, प्रियम्बल के बारे में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में फैसला दिया है। सवाल नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। बताओ, निम्नलिखित में से किसने कानून के शासन का संकल्प दिया था। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला, आर्टिकल 14 जो बात करता है संविधान का, अनुच्छेद 14 जो बात करता है, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, कानून के शासन की बात करता है। ये बोलता है कि अगर देश में किसी का शासन होगा तो वो कानून का शासन होगा, कानून का शासन होगा, यानी रूल ऑफ लॉ होगा। तो रूल ऑफ लॉ का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो ये हमने लिया है फ्रॉम दी ब्रिटेन। ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो ब्रिटेन के संविधान में भी ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज्ड किया। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ यानी कि संविधान में होना चाहिए, ये बात किस विद्वान ने कही, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, किसने इस अवधारणा को दिया। मॉरिस जोन्स ने दिया, केसी वेयर ने दिया, एवी डाइसी ने दिया, या ग्रेनविले ऑस्टिन ने दिया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोलता हूं कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपके अलावा किसी और का ठीक होने के चांस ना के बराबर है। इट इज जस्ट लाइक नेग्लिजिबल। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके मतलब करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है कि अगर लास्ट ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, तो आने वाले समय में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि मैं आपको करा रहा हूं। गागर में सागर है, क्रीम टू द पॉइंट है। ये कंटेंट नहीं, आपके सिलेक्शन का मक्खन है, आधार है जो आपको सिलेक्शन कराएगा ही कराएगा। तो इसका आंसर लगा लो एवी डाइसी। एवी डाइसी साहब ने, जो कि एक स्कॉलर रहे, कानून एक मतलब विद्वान रहे, इन्होंने कहा कि भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए देश में, कानून का शासन होना चाहिए, ना आपका शासन होना चाहिए, ना मेरा होना चाहिए, ना राष्ट्रपति का होना चाहिए, ना प्रधानमंत्री का होना चाहिए। अगर देश में किसी का शासन होना चाहिए तो कानून का शासन होना चाहिए। यह बात एवी डाइसी साहब ने कही है। एवी डाइसी साहब को जरा एक बार देख लेते हैं, देखने से इंसान ज्यादा सीखता है। एवी डाइसी साहब के बारे में अगर हम बात करें तो एवी डाइसी साहब ने अपनी एक किताब लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के लिए कानून का परिचय। इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में इस किताब को लिखा, और इसी किताब में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया द रूल ऑफ लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इन्होंने अपनी इसी किताब में बताया रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन की अवधारणा। इंग्लैंड ब्रिटेन में पैदा होने वाले एवी डाइसी साहब, ये इनकी फोटो देख लो, इमेज देख लो, पिक देख लो। इंस्टाग्राम अगर उस टाइम पे होता तो इनकी रील्स वगैरह भी मिल जाती हैं। एल्बर्ट वैन डाइसी, 1835 का इनका जन्म, 1922 की इनकी डेथ। ऑक्सफोर्ड में इनके पढ़ाई हुई, बेलियोल कॉलेज के नाम से। ठीक है, एवी डाइसी साहब इंग्लैंड के कानूनी विद्वान रहे हैं। इन्होंने रूल ऑफ लॉ की मतलब अवधारणा दी अपनी एक किताब इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इनकी किताब का नाम लिख लो, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनकी किताब है, इस बुक का नाम याद कर लेना। स्टैटिक जीके में कहीं ना कहीं ये किताब काम आ जाएगी, स्टैटिक जीके में काम नहीं आएगी तो पॉलिटी में तो काम आ ही रही है। ठीक है, सवाल नंबर 9, विच आर्टिकल्स ऑफ द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? बताओ। मौलिक अधिकारों से कौन से आर्टिकल है? 10 से 34 है, 11 से 35 है, 12 से 35 है, 13 से 35 है। तो 12 से 35 जो है वो फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल है। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है? तो 12 से 35 तक है। संविधान के कौन से पार्ट, कौन से भाग में है फंडामेंटल राइट के बारे में? तो भाग 3 है। संविधान का भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। तो कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल फंडामेंटल राइट? 12 से 35। कौन से भाग में फंडामेंटल राइट का जिक्र है, मौलिक अधिकारों का जिक्र है? तो भाग 3 में। सवाल नंबर इसी बात पे करो 10। Which of the following parts of the Indian Constitution is considered as Magna Carta of India? भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा माना जाता है? सॉरी, भारत का मैग्ना कार्टा माना जाता है। चलो ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने। किसे मैग्ना कार्टा कहा गया? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। सबसे पहले आप ये देखो, इसमें रूट वर्ड क्या है? इसमें रूट वर्ड है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेज। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेज। इतिहास में सबसे पहले 1215 में, 1215 में, याद रखना 1215 में, 1215 में मैग्ना कार्टा के नाम से एक डॉक्यूमेंट लाया गया था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। मैग्ना कार्टा के नाम से एक डॉक्यूमेंट लाया गया था ब्रिटेन में, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। तो इसे उस समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया। तो उसी समय से फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा कहा गया है। या किसी के भी संविधान में, अमेरिका का संविधान हो तो उनका भी जो फंडामेंटल राइट है वो उनका मैग्ना कार्टा है। पाकिस्तान में तो खैर फंडामेंटल राइट होंगे ही नहीं। जापान में चले जाओ तो जापान में जो फंडामेंटल राइट वाला जो पार्ट है वो जापान के संविधान का मैग्ना कार्टा है, ठीक है। ब्रिटेन में चले जाओ तो ब्रिटेन ने तो मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट ही दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाग 3 जो है संविधान का, यानी कि पार्ट 3 जो है, आप इसे बोल सकते हैं कि ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या तो ऑप्शन में होगा भाग 3 यानी पार्ट 3, या आपका आंसर होगा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, या आपका आंसर मतलब इसमें होगा 12 से लेकर 35 जो आर्टिकल है वो आपके मैग्ना कार्टा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, या तो सीधे वो निकाल लो कि जो मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, तो फिर ये पता होना चाहिए फिर ये क्या है, या फिर 3 वो निकाल लो जो कि मौलिक अधिकार है। तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाते हैं कि ये मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, जो रह जाएगा वही मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, याद करो ये मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल 19 है, 19 आर्टिकल की बात चल रही है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट है, हमें वो ढूंढना है जो नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी, डी देखते हैं। राइट टू रिलीजन, याद करो धर्म का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये फंडामेंटल राइट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 और 24 जो आर्टिकल है वो एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। राइट टू प्रॉपर्टी, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि याद करो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? तो राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, ये वैधानिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है,
ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा, कानूनी अधिकार। इन सब फाइल्स को, पीडीएफ को अपने पास सेव करते हुए चलना, ये एक दिन आपके एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाली है। और सॉल्व्ड पीडीएफ को रखना, सॉल्व्ड वालियों को, ठीक है। तो ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A के तहत ये एक कानूनी अधिकार है, ये एक प्रकार का लीगल राइट है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12, Which fundamental right allows citizens to move to the Supreme Court directly if their rights are violated? कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आजादी का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो कौन सा इनमें से वो राइट है, वो अधिकार है जो सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन देता है, कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप केस कर सकते हैं और वहां सुप्रीम कोर्ट से बोल सकते हैं, हुजूर माई बाप, मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप मुझे किसी भी तरीके से बचाइए, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसमें ऑर्डर पास करेगा। तो इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार का मतलब क्या होता है? किसी का उपचार करना, इलाज करना। तो अगर आपका उल्लंघन हुआ है, आपको चोट पहुंचाई गई है, आपका मानहानि हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका उपचार करेगा। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल है आपका 32, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। याद रखना, मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में, यानी मौलिक अधिकारों का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो आप देश में 2 स्थान पर सीधे जा सकते हो, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हो, या फिर आप सीधे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय भी जा सकते हो। अभी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर वाइज सब कुछ आपको कराऊंगा। कुछ क्लास पॉलिटी की जैसी हो जाएंगे तो बीच में कुछ क्लास में आपको ज्योग्राफी की भी लूंगा, ज्योग्राफी और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आपके मौलिक अधिकारों को बचाता है। आर्टिकल 32 के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत? 32 के तहत। हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत आपके मौलिक अधिकारों का बचाव करता है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और 226 के तहत रिट जारी करते हैं। रिट्स, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रिटों को जारी किया जाता है। हिंदी में भी इन्हें रिट ही कहा जाता है। रिट शब्द का मतलब होता है ऑर्डर या आदेश। रिट शब्द का मतलब होता है ऑर्डर या आदेश। और आर्टिकल 32 या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 5 रिटें हैं। कितनी रिट हैं? 5 रिट हैं, 5 रिट। जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। तो रिटों के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, करीबन 15 से 20 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 5 रिट समझाऊंगा थ्योरी में। और ये वीडियो आपको कल नहीं, मतलब संडे तक मिल जाएगी। ये जो संडे आ रहा है, इस संडे तक आपको ये वीडियो किसी भी कीमत पे मिल जाएगी अबाउट द रेट्स। बहुत आसान भाषा में रेट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप इतना समझ लो कि मौलिक अधिकारों का बचाव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहलाता है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में है। इसी आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए हमारे बाबा साहेब प्यारे से अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को कहा है संविधान का हार्ट एंड सोल।
लिख लो। इस आर्टिकल को संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया है, हृदय एवं आत्मा। अंबेडकर जी कॉल्ड दिस आर्टिकल एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस आर्टिकल को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। इसी बात पे सवाल नंबर 13। आप 13 क्या होगा? एग्जामिनर, बच्चे तो पास हो जाएंगे ऐसे ही पढ़ते रहे तो। विच आर्टिकल गारंटीज प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट डबल जियोपार्डी? कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को दोहरी सजा से सुरक्षा प्रदान करता है? मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, दोहरी सजा से बचाता है। संविधान में यह शब्द इस्तेमाल हुआ है डबल जियोपार्डी। कहने का मतलब यह है कि कौन से आर्टिकल में डबल जियोपार्डी है, यानी कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। आर्टिकल 19 आपका फ्रीडम से संबंधित है, वही 6 प्रकार के फ्रीडम मैंने कराए होंगे, तो यह उसमें तो हमने कुछ डबल जियोपार्डी नहीं पढ़ा था। आर्टिकल 22 आपको कानूनी पूछताछ से बचाता है। ठीक है, यानी आपको अरेस्ट होने से रोकता है या अरेस्ट होने का आधार जानने का अधिकार देता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आर्टिकल 21 तो आपका राइट टू लाइफ है, जिंदगी जीने का अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी है, निजी जिंदगी का अधिकार है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 20 में डबल जियोपार्डी है, तो अनुच्छेद जो 20 है वो डबल जियोपार्डी यानी कि दोहरी सजा से निजात है। यानी एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मान लो न्यायाधीश ने, आपने कोई अपराध किया, किसी व्यक्ति ने कोई किया क्राइम, उसको एक बार सजा दे दी और वो व्यक्ति 10 साल की सजा काट के आ गया, फिर कोर्ट बोलेगा नहीं 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 मजा नहीं आया यार, ये 10 साल की सजा मजा नहीं आया, ऐसे 10 साल के लिए और भेज दो। ऐसा नहीं होगा भाई। एक ही अपराध के लिए सजा आपको एक ही बार मिल सकती है, 2 बार नहीं मिल सकती। तो डबल जियोपार्डी से बचाता है, यानी कि 2 बार सजा से बचाता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 का मतलब आप याद करो डबल जियोपार्डी है। ठीक है, सवाल नंबर 14। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। यानी कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के बच्चों के लिए? तो ये 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे के उम्र के लिए, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चे के लिए राइट टू एजुकेशन, इसे शॉर्ट में कहते हैं RTE। RTE जो है वो एक मौलिक अधिकार है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे। ये देखो, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ, एक संशोधन हुआ, 86वां संशोधन हुआ सन 2002 में, 2002 में। इसके तहत राइट टू एजुकेशन को, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। तो याद रखना ये काम हमने 86th अमेंडमेंट के तहत किया है। 86वां संशोधन, संशोधन, और 86वां संशोधन 2002 में हुआ। और इस संशोधन के तहत हमने एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा, 21A। आप हिंदी में 21 का भी लिख सकते हो, कखा गवाला का। तो आर्टिकल 21A जो है इसका संबंध RTE के साथ है। RTE बोले तो राइट टू एजुकेशन के साथ है, राइट टू एजुकेशन बोले तो शिक्षा के अधिकारों के साथ है। तो ये शिक्षा के अधिकार है फ्रॉम द एज ऑफ द 16 to 14 ईयर्स ऑफ एज, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए यह राइट टू एजुकेशन है, यानी शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो ये याद करना, 86वां संशोधन राइट टू एजुकेशन के लिए हुआ, 2002 में हुआ। इसके लिए नया आर्टिकल जोड़ा गया 21A, और 21A के तहत यह बोल दिया गया कि अगर बच्चा स्कूल तक पहुंचता है 6 से लेकर 14 वर्ष तक का, तो उसे शिक्षा देना अनिवार्य है, ये उसका अधिकार है।
सवाल नंबर 15, विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग? कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम और मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है? अरे अभी तो बताया है, मतलब कौन से कुछ ही क्वेश्चन पहले, अभी पहला या दूसरा तीसरा क्वेश्चन होगा जहां आज की क्लास में बताया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को रोकता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कौन से आर्टिकल में है? यानी कि 23 और 24 आर्टिकल में है। 23 आर्टिकल तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है और 24 आर्टिकल चाइल्ड लेबर को रोकता है, बाल श्रम को रोकता है कि 14 साल तक से के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते। 14 साल तक की उम्र का बच्चा चाइल्ड लेबर में आएगा, बाल मजदूरी में आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू सीक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एनी स्टेट? भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में सार्वजनिक रोजगार पाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, या एनी लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी भाषा? कोई भी भाषा। चलिए भाई, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ताकि मेरे साथ साथ थोड़ी मेहनत आप भी करो। HW होमवर्क यानी के गृह कार्य, आपके कमेंट्स, आपके आंसर, आपका रिप्लाईज का मुझे इंतजार रहेगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा बिल्कुल सही देता है। और आपने ये देखा होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर जो भी आपके लिए सेशन मैं कर रहा हूं, जो भी मैं आपको मतलब पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप जो वीडियो में कमेंट्स करते हैं उसका रिप्लाई अवश्य मिलता है आपको। ठीक है, तो इसलिए आप कितना भी आप कमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। कोई भी बात हो, कुछ भी मन में शंका हो, आप कमेंट अवश्य करें। ठीक, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। सवाल नंबर 17, विच फंडामेंटल राइट्स एंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? कौन सा मौलिक अधिकार कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा सुनिश्चित करता है? कौन सा अधिकार ऐसा है जो कि एक तो आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध कुछ अधिकार देता है? जैसे आपने वो देखा होगा, एक पुलिस वाला आता है, बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, हीरो हो या फिर कुछ और हो, वो बोलता है किस जुल्म में? तो यही वो अधिकार है जो कि आपको पुलिस से ये पूछने का अधिकार देता है किस जुल्म में, किस जुल्म में आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो ये इस अधिकार को हम कहते हैं राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी, नजरबंदी एवं पूछताछ के विरुद्ध अधिकार। आपको अगर गिरफ्तार करने आए तो आप पूछ सकते हैं अपनी गिरफ्तारी का आधार, कि आधार बताओ मुझे किस किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तार कर भी लिया गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पास के कोर्ट में पेश किया जाएगा, जज के सामने, न्यायाधीश के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट आपसे पूछेगा हाँ भाई जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं ये सही है, तब फिर आप केस लड़ सकते हैं। ये अधिकार आपको आर्टिकल 22 प्रदान करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 जो है वो राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन है, यानी गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार है और पूछताछ के विरुद्ध आपका अधिकार है। तो आर्टिकल 22 आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन को लेकर है। सवाल नंबर 18, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर सबमिटिंग ग्रीवेंसेस एंड क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार के विरुद्ध शिकायत और दावा करने के लिए नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है? बताओ कौन सा आर्टिकल ऐसा है कि आप सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करता है कि भाई आप एकदम सेफ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो याद करो, मैंने अभी तो आपको बताया कि अगर वायलेशन ऑफ राइट होता है, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए रेमेडीज का अधिकार है, उसके लिए उपचार का अधिकार है, और वो काम आर्टिकल 32 के तहत होता है। वो काम आर्टिकल 32 के तहत होता है। आर्टिकल 32 आपको राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट देता है कि आप सीधे अपने अधिकारों के बचाव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। यानी आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, संवैधानिक उपचारों के बारे में है। ये रेमेडीज बोले तो उपचार और कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो संविधान, यानी संवैधानिक उपचार। सवाल नंबर 19,
विच फंडामेंटल राइट्स ग्रांट्स द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस? कौन सा मौलिक अधिकार किसी भी व्यवसाय, पेशे, व्यापार या धंधे को अपनाने का अधिकार देता है? चलिए, कौन सा अधिकार है जो आपको बोलता कोई भी काम कर सकते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, याद करो। और ये मैंने आपको 19 आर्टिकल में कराया था, 19 आर्टिकल में कराया था। अनुच्छेद 19 के तहत आप कोई भी काम अपना सकते हैं। ध्यान से देखो जी, 19 अभी मैंने पूरा एक चार्ट आपको दिखाया था इसका, ये निकल गया। ये 19 के सारे हैं, जैसे 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19G। तो आप देख सकते हैं 19G जो है ये राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, आप कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं। तो वो 19 में भी जी वाला आर्टिकल है ये। तो 19G आपको अपने काम को अपनाने का अधिकार प्रदान करता है। चलिए, इसी के साथ चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 20 की तरफ। फंडामेंटल राइट, बहुत प्यारा चैप्टर है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलाउज इंडिविजुअल टू, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को क्या करने की अनुमति देता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चलो भाई, धर्म की आजादी का अधिकार नागरिकों को, व्यक्तियों को किस बात की अनुमति देता है? इस्टेब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, ये तो कल्चरल और एजुकेशन राइट है। ये काम आप 29 और 30 के तहत कर सकते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। याद करो, रिलीजन वाले आर्टिकल 25 से 28 है, ठीक है। सेटअप देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी नहीं। स्टार्टअप बिजनेस ऑफ देयर चॉइस, वो तो अभी मैंने बोला, ये आपका 19D है, ये तो आपका सॉरी 19F है, अभी मैंने आपको बताया। EFG, सॉरी ये 19G है। एक ही बचा, एडमिनिस्टर देयर रिलीजियस अफेयर, आप अपने धार्मिक मामलों को अपने हिसाब से अपना सकते हैं। आपको कोई धर्म कैसे अपनाना है आप अपना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 से 28 रिलीजियस अफेयर्स, यानी आर्टिकल नंबर 25 की बात हो रही है। तो पहले तो ये बताना है कि भाई ये जो आज का हमने सेशन करा है, इसमें से 20 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, ठीक है। आज की जो क्लास हमने करी है ये पॉलिटी की क्लास नंबर 3 है, जीएस को लेके फंडामेंटल राइट। मिशन 2025 के ऊपर हमें एसएससी का सीजीएल किसी भी कीमत पर निकालना है, या इस लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है। इस प्लेटफॉर्म को फॉलो अवश्य करो। इससे पहले जो भी क्लास आपकी हुई है, दीपक शर्मा सर जी के जीएस के नाम से ये प्लेटफॉर्म है आपका। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मैंने रेडी कर दी है, प्लेलिस्ट का आपका नाम है पॉलिटी एमसीक्यू बाय दीपक सर के नाम से है। ये पॉलिटी एमसीक्यू बाय दीपक सर के नाम से यहाँ पर आपका क्लास 1 ऐड है, क्लास 2 ऐड हो जाएगी, क्लास 3 भी ऐड हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। बहुत जल्द आपको करंट अफेयर के भी छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वीकली करंट अफेयर मिलना आपको शुरू हो जाएगी, थ्योरी में, शॉर्ट में, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में दिक्कत आपको ना आए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेना एक बार, वहां पे आपको पीपीटी पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखना। कोई भी बात हो, कोई शिकायत हो, कुछ कहना हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। बेहिचक होते हुए मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के सारे कमेंट पढ़ता हूं, ट्रस्ट मी। आप खुलकर मतलब लिख सकते हैं, जो भी अगर आपका कुछ भी डाउट, एग्जाम कैसे निकालना है जीएस को लेकर, या कुछ भी ऐसा है जीएस को लेकर, किसी भी एग्जाम में दिक्कत आ रही हो, सिर्फ एसएससी में भी नहीं, किसी में भी दिक्कत आपको आ रही हो, आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़े लिखें और मेहनत करें, और सरकारी नौकरी प्राप्त करके मेरा यानी कि अपने शिक्षक गण और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।